गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना। आप लोग का काफ़ी अच्छा साथ मिल रहा है और अब लाइव चैट में भी काफ़ी लोग आकर सेट का आंसर दे पा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग आज के सेट के इस पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? बंदरगाह के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब पोर्ट के बारे में बात कर रहा है या डॉकयार्ड कह लीजिए, यानी कि जहाँ से ट्रेड होता था। ऑप्शंस में है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। आंसर क्या होगा? लोथल। और हम लोग को पता है लोथल कहाँ है, गुजरात में है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, इसको कहा गया प्रथम उपदेश को। ऐसा समझिए आप, क्या कहा गया? प्रथम उपदेश को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। और प्रथम उपदेश दिया कहाँ गया था? तो वो दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, आपको दिख रहा होगा, सारनाथ में दिया गया था प्रथम उपदेश, जिसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया गौतम बुद्ध द्वारा, ठीक है। और बोध गया में क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो देखिए, दो आंदोलन जो है गांधी जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजन होता है। एक आता है आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, और दूसरा है आपका क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये वाला। असहयोग आंदोलन कब की घटना है? 1919 या 1920 ले लीजिए आप, 1920 से 1922, है ना, 5 फरवरी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो घटना है वो 1930 से स्टार्ट होती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत होता है वो होता है दांडी मार्च, यानी कि नमक कानून से, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से है? लास्ट सेट में भी मैंने बताया था, मोहन सिंह भाखड़ा या लाला हरदयाल, दोनों क्या है? गदर पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। गदर पार्टी का फॉर्मेशन जो होता है यूएनओ मतलब यूनाइटेड यूएसए में हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में, 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी सिंपल क्वेश्चन में कह रहा है 1947 के टाइम में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या है? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। बहुत लोगों को लग रहा होगा जवाहरलाल नेहरू, लेकिन गलत है। आंसर क्या होगा? आचार्य कृपलानी, जिनको कि हम लोग JB कृपलानी भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपसे पूछ रहा है प्रथम वायसराय, याद रखिएगा यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है। अगर उसमें भी पूरे भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है तो वायसराय पोस्ट का फॉर्मेशन हुआ है 1858 में ही, है ना, जब ब्रिटिश क्राउन जो है पूरी तरह से इंडिया पे अपना शासन करने लगा था। तो उस समय जो है आपके वायसराय कौन थे? ऑप्शन क्या है? डलहौजी, ये 1853 नहीं होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 नहीं होगा। आंसर में ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, लॉर्ड कैनिंग, ये आपके प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शंस में क्या क्या है? बिहार है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, उत्तराखंड है। चिपको आंदोलन का शुरुआत बेसिकली कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। आपने सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में सुना होगा, वो जो है चिपको आंदोलन के मेन प्रणेता कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ऑप्शंस में क्या क्या है? साइनो रूसो युद्ध है, साइनो ब्रिटिश युद्ध है, अफीम युद्ध है, साइनो फ्रेंच युद्ध है। आंसर क्या होगा? ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के साथ हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, अफीम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? ऑप्शंस क्या क्या है? 1683, 1678, 1688 और 1698 ईस्वी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1678 ईस्वी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ है, कहाँ? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का मतलब इंग्लिश में हम लोग कहेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी हो जाएगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब हो गया वो जो लिख कर, वैसा समिति जिसका काम लिखना था, ड्राफ्ट यानी कि तैयार करना था। ऑप्शंस में क्या क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? देखिए, अपनाया गया अलग बात है और लागू किया गया अलग बात है। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ है? लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से। तो ऑप्शन में अपनाया गया पूछा है तो 26 नवंबर 1949 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? तो देखिए, संवर्ती सूची मिलेगा कहाँ? संविधान के 7वें अनुसूची में, जो 7th शेड्यूल है आपका, 7th शेड्यूल में आपको मिलेगा, 7वें अनुसूची में मिलेगा आपका 3 लिस्ट, जिसमें कि एक सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट को आप संवर्ती सूची कहते हैं और कंकरेंट लिस्ट पे नियम कानून दोनों बना सकता है, यानी कि स्टेट भी एज वेल एज सेंट्रल भी। जब आप नागरिकता देखेंगे तो सेंट्रल का विषय है, स्थानीय शासन क्या है? राज्य का विषय है, अंतरराज्यीय नदियाँ, ये भी सेंट्रल का विषय है। एक ट्रेड यूनियन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि स्टेट एज वेल एज राज्य दोनों का दोनों, सेंटर दोनों का दोनों क्या है आपका? नियम कानून बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रेड यूनियन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है किसमें? आर्टिकल 19 में। किसमें है? आर्टिकल 19 में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और उसमें क्या नहीं है? जैसे हड़ताल करने का अधिकार है तो बिल्कुल है, मौन रहने का अधिकार भी है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। देखिए, ये जो है आपका क्या है? RTI है, और ये आपके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी प्रेस की स्वतंत्रता भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शंस में क्या क्या है? संसद के चुनाव के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा होगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। यानी सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो आपका महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, उनका जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो देखिए, अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है और आप सभी को पता है कि इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे। अच्छा, किस आर्टिकल में लिखा है महान्यायवादी की नियुक्ति? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 76
और कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो देखिए आपका दिनेश गोस्वामी समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है और तारकुंडे समिति है। ये तीनों का तीनों क्या है? चुनाव सुधार से संबंधित है। और कौन नहीं है? वाई के अघल समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, बल्कि क्या है? गरीबी रेखा निर्धारण के लिए इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो देखिए महापौर का मतलब हो गया मेयर, और मेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेट्रोपॉलिटन जो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके अध्यक्ष होते हैं मेयर। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब नगर निगम। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का क्या फुल फॉर्म है? मतलब का मतलब यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ईवीएम तो होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये क्या है? आपका ईवीएम है। और ईवीएम का पहली बार भारत में यूज केरल राज्य में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ऑप्शंस में मेनका गांधी, नजमा हेपतुल्ला, स्मृति ईरानी में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? स्मृति ईरानी जो है वो अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। कहाँ? कैबिनेट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो देखिए आपको ऑप्शन में पहला ही नंबर प्लूटो दिख रहा होगा और यही आंसर सही है। पहले जो है प्लूटो हमारा 9वां ग्रह था, लेकिन अभी हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ही ग्रह हैं। प्लूटो को क्या किया गया है? आपको एक बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? देखिए इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में मैंने एक सेट में आपको मैप के थ्रू दिखाया था कि भूमध्य रेखा जो आपका है ये इक्वेटर लाइन, ये किस किस देश से गुजरती है? याद रखिएगा टोटल 13 देशों से गुजरती है। कितने? 13 कंट्री से गुजरती है, जिसमें कि एक कंट्री है आपका केन्या। ठीक है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरेगी? केन्या से गुजरेगी और टोटल 13 देश है। अब केन्या के बारे में बात कर लें तो केन्या की राजधानी क्या होगी? केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्लियर, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? ऑप्शंस क्या क्या है? काहिरा है, त्रिपोली है, इस्तांबुल है और जेरूसलम है। आंसर क्या होगा? आंसर है इस्तांबुल। आप इस्तांबुल को बहुत मैप में बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको तुर्की के ऊपर नजर आएगा। ठीक है, तुर्की के जस्ट ऊपर सटा हुआ एक देश है और इस्तांबुल ऐसा है जो एशिया और यूरोप दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश कहलाता है क्या? इस्तांबुल, जो तुर्की का एक शहर है, तुर्की का एक बड़ा शहर है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर किससे संबंधित है? मैनग्रोव, अल्पाइन, मानसूनी वन, पतझड़ वन। आंसर क्या होगा? अल्पाइन वन से रिलेटेड है क्या? फर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? अच्छा देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी आपको पता है कौन सी है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। लेकिन ऑप्शन में नील कहीं नहीं दिया हुआ है, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? वो है ऑप्शन नंबर ए क्या है? अमेजन जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्लियर, और याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर बोलेगा तो याद रखिएगा उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है? उसमें फर्स्ट रैंक पे आपका क्या है? अमेजन है। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि सबसे बड़ी नदी विश्व की अमेजन और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, बड़ा और लंबा पे फोकस कीजिएगा, वो क्या है? आपका अमेजन है। नेक्स्ट है, अच्छा अमेजन है कहाँ? याद रखिएगा अमेजन जो है वो क्या है? आपका साउथ अमेरिका में है। कहाँ? साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है, महादेश में। नेक्स्ट है, गंगा सफाई कार्यक्रम, गंगा नदी की सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है कौन सा देश? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली और जर्मनी। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका जर्मनी जो है वो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम में आप हम लोगों का क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों व मंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? जैसे अत्यधिक उत्पादन हुआ मतलब एक तरह का क्रांति आया है ना, तो कौन सा क्रांति है वो पूछ रहा है? भूरी क्रांति, धूसर क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति। याद रखिएगा मुर्गियों और अंडों से रिलेटेड जो क्रांति है उसको हम लोग रजत क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजत क्रांति कहते हैं। जब गुलाबी क्रांति कहेंगे तो मीट का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुलाबी क्रांति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी बागान फसल नहीं है? बागान फसल का मतलब बागान टाइप में जो फसल हो जाए, है ना। तो ऑप्शंस में क्या है? कॉफ़ी है, काजू है, चाय है और मोटा अनाज। जैसे आप चाय के बारे में समझ सकते हैं कि बागान फसल है, सिमिलरली कॉफ़ी है, सिमिलरली काजू है। मोटा अनाज जो है वो क्या है? बागान फसल नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो देखिए सबसे पहले हम बात कर ले रबी फसल की। तो याद रखिएगा रबी फसल की जो बुआई है वो ठंड में होती है। कब होती है? रबी कब होती है? ठंड में, यानी कि अक्टूबर नवंबर कह लीजिए या नवंबर दिसंबर कह लीजिए, क्योंकि अब तो लेट जा रहा है तो नवंबर दिसंबर कह सकते हैं। नवंबर दिसंबर में जिसकी बुआई होती है वो क्या होता है? आपका रबी फसल होता है। और मार्च अप्रैल, अप्रैल कह लेते हैं, मार्च अप्रैल यानी गर्मी के दिन में जब बुआई होगी तो उसको हम लोग खरीफ फसल कहेंगे। तो रबी फसल नहीं है का मतलब खरीफ फसल है। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी चावल जो है वो क्या है? आपका खरीफ फसल है। बाकी ये सरसों, गेहूं और चना देख सकते हैं आप अभी के सीजन में जो आसपास के आपके खेत हैं वहाँ पर ये तीनों चीज़ अक्सर क्या होता है? लगा रहता है। जैसे चना का साग अभी मार्केट में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है? रबी फसल है, जो कि नवंबर अक्टूबर नवंबर में बोया जा रहा है। और साथ ही साथ जो गर्मी में बोया जाएगा वो आपका खरीफ है। तो ऑप्शन में बोल रहा है रबी फसल नहीं है, मतलब खरीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? आई होप सो ये ऐसा क्वेश्चन जो सबको जानता है। हम लोग भी बच्चे थे तो जानते थे कि ये राज्य है जो कि जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी केरल। याद रखिएगा 94% जो है लिटरेसी रेट था वहाँ पे। कहाँ? केरल की साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें कि रॉबिन्स जो है वो क्या है? वो आप एक तरह से रिसर्चर कह लीजिए, साइंटिस्ट कर लीजिए। इसमें देखेंगे आप कि कौन सा है? असीमित आवश्यकताएं, बिल्कुल यही सही है। जनरली जो सेंट्रल आर्थिक जो समस्या है वो यही है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम है, हमारा जो विल है वो ज़्यादा है ना। क्या बनाएं, कितना बनाएं और कैसे बनाएं, ये जो है तीनों जो है क्या है? केंद्रीय आर्थिक समस्या है हमारे पास। लेकिन रॉबिन्स के अनुसार जो है जो कौन सा उत्तरदायी नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो असीमित आवश्यकताएं ये उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। याद रखिएगा, गृहस्थियों द्वारा खरीदे गए उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत मापने वाला एक सूचकांक कौन सा है? जीवन निर्वाह की लागत सूचकांक लोगों को लग गया ये सही है, लेकिन ये गलत है। थोक कीमत सूचकांक ये भी गलत है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में जो सामान खरीदते हैं, वस्तु और सेवा दोनों, है ना, सर्विस भी, उसका जो एवरेज कॉस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। ये बेसिक सा डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम मुइर और मदन मोहन मालवीय। आंसर क्या होगा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पहले तो फॉर्मेशन 1887 में हुआ, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन के तीसरे अधिवेशन में, आप ऐसा समझ लीजिए। 85 में फॉर्मेशन हुआ है, तो 85, 86, 87 किया किसने? ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम मुइर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्राकृतिक अधिकारों किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन है जॉन लॉक, एच.जे. लास्की, रूसो और बेंथम, ये सभी विचारक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? जॉन लॉक जो है वो क्या है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? साम्यवाद का मतलब वही हो गया, एक तरह का विस्तार हो गया। ऑप्शन है सेंटो, नाटो, सीएटो और वार्सा पैक्ट। तो आपने नाटो का नाम सुना होगा। नाटो का फॉर्मेशन हुआ है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ है आपका? 1949 में हुआ है, 1949 में हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और ब्रुसेल्स जो है इसका क्या है? कैपिटल है। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्या? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये आपकी कैपिटल है किसका? नाटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल का मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, मैंने बताया है आप लोगों को। ऑप्शन है 26 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी और 20 जनवरी। आंसर क्या होगा? 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है वो चुनाव आयोग का, जो सुकुमार सेन थे हमारे प्रथम चुनाव आयोग, उनका गठन हुआ था, और इसीलिए उसी दिन की याद में हम लोग क्या करते हैं? 25 जनवरी को हर साल जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से रिलेटेड है? काम्पिल मेला ये ध्यान में रखिएगा, ये किस समुदाय से रिलेटेड है? ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? जैन है, ईसाई है, सिख है और बौद्ध है। आंसर क्या होगा? काम्पिल मेला से रिलेटेड है किससे? जैन से। और मनाया कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का क्या नाम है? आपको पता है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए जो जीव है वो कौन सा है? ये ऐसा जीव है जिसको हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं। ऑप्शन क्या है? केचुआ, फीता कृमि, मुद्रिका कृमि और चपटा कृमि। आंसर क्या होगा? आंसर होगा केचुआ जो है वो वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? तो देखिए, एक ऐसा जीव जो जिसका कोशिका क्या है? फिक्स नहीं है, वो क्या है आपका? ऑप्शन है बैक्टीरिया, विषाणु, अलगी और कवक, है ना। यानी कि आंसर क्या होगा? वायरस होगा। वायरस क्या है? एक अकोशिकीय जीव है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? जनरली आप जानते हैं कि जब भी चेक होता है यूरिन का तो यूरिक एसिड देखा जाता है ना। कॉमन सा चीज़ है ये हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या है आपका? यूरिक एसिड, या कभी कभी कहते हैं कि यूरिया का जो हमारे शरीर में जो मात्रा है वो बढ़ गया है, तो वो यूरिक एसिड से आया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, आप सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो इसको एरोटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में क्या क्या है आपका? ऑप्शन में है धमनिका, फुफ्फुस धमनी, महाशिरा और महाधमनी। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे आंसर में मेरे हिसाब से इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड में चेंजेस है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, महाधमनी को क्या बोलते हैं? ऑर्टा कहते हैं। ठीक है, AORTA। तो थोड़ा हिंदी में गड़बड़ लिखा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी महाधमनी कहते हैं सबसे बड़ी धमनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाता है? तो पुनर्जनन में होता क्या, बात समझिए। जहाँ आपको चोट लगा वहाँ जिस प्रकार का सेल या टिश्यू है उसी प्रकार का सेल या टिश्यू वहाँ जनरेट होगा, ताकि वहाँ पे घाव क्या होगा? भर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कल को वहाँ पे कोई घाव हुआ था। तो ऑप्शन में कह रहा है संयोजी ऊतक द्वारा नाश हो चुका कोशिका का प्रतिस्थापन, गलत है। WBC द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, ये भी गलत है। ठीक है, WBC हालांकि होता है बट नाश हो चुकी कोशिकाओं का। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मैंने बताया आपको, समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? घाव भरने की प्रक्रिया इसी द्वारा होती है। नेक्स्ट क्या है? वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मतलब क्रोमोसोम के द्वारा जो है वंश का जो हेरिडेटरी जो ट्रांसफर होता है, किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, नरीन वर्ग एवं खुराना, बिडल एवं टाटम और सटन एवं बोवेरी। आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ होगा, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। सटन एवं बोवेरी जो है वंशागति का क्रोमोसोमवाद, ये क्रोमोसोम वर्ड से बना है, सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? सटन और बोवेरी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? पीड़ाहारी का मतलब याद रखिएगा दर्द से रिलेटेड हो। ठीक है, मतलब दर्द को क्या कर दे? कम कर दे। ऑप्शन में क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, पेंसिलिन है और नॉवेल जीन है। तो आंसर क्या होगा? नॉवेल जीन जो है वो क्या है? एक पीड़ाहारी है, यानी कि दर्द को कम करने वाली दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद क्या है? तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहले वाला बनने वाला उत्पाद है पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड, गिल्सरिक एसिड और सक्सेनिक एसिड। आंसर क्या है? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला क्या है? पहला उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन B9 के बारे में बात करेंगे। ऑप्शंस में क्या क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, बायोटिन है, फॉलिक एसिड है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9 का क्या? रासायनिक नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित कर देती है, यानी कि तोड़ देती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से मैं आज से किसी भी सेट में नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन को तोड़ती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन की परत की मोटाई नापने के लिए जो मात्रक है वो क्या है? डाबसन है। क्या है? डाबसन या डॉबसन जो कह लीजिए आप, ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक टोटल 7 प्रकार के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें है मीटर है, सेकंड है, एम्पियर है, ओम जो है वो क्या है आपका मूल मात्रक नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण u प्लस वी इक्वल टू यू प्लस एटी जानकारी देता है। तो वेग समय ग्राफ, देखिए वेग है और समय है, तो वेग समय ग्राफ है, तो ऑप्शन नंबर वेग समय किसमें है, ऑप्शन नंबर ए है। v इक्वल टू यू प्लस एटी क्या है, वेग समय का ग्राफ है। नेक्स्ट है बल का विमीय मात्रक क्या है, समीकरण क्या है, तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, ठीक है। m क्या है आपका मास है, a क्या है एक्सेलरेशन है। तो मास का क्या हो गया आपका, मास का तो हो गया m, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर का l और पर सेकंड स्क्वायर का t-2। तो आंसर क्या होगा ml-t-2। ऑप्शन में कहाँ है ml-t-2, ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, क्लियर। इस तरह से आप क्या है विमा यानी कि डायमेंशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन kWh की इकाई है, तो याद रखिएगा किलोवाट आर, ठीक है। किलोवाट आर जो है क्या है, ऊर्जा की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा होगा। अच्छा ये होता कहाँ है, याद रखिएगा जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं तो जो यूनिट आता है हमारे घर में, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जब हम बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, तो जो यूनिट का रीडिंग आता है वो रीडिंग क्या है, तो याद रखिएगा वो ऊर्जा है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। देखिए हमारे कान का जो पर्दा पर जो साउंड रहता है वो 1/10 सेकंड्स का रहता है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, 1/10 सेकंड का रहता है। और हवा में जो है जो ध्वनि का वेग है वो 330 या 333 है, तो उसको 340 मीटर पर सेकंड कंसीडर करता है, ठीक है। तो 1/10 सेकंड का मतलब होगा 340 का 1/10 यानी कितना, 34 मीटर। यानी कि साउंड अगर 34 मीटर ट्रैवल कर ले तो हम लोग उसको क्या परावर्तन सुन सकते हैं, मतलब गूंज जिसको कहते हैं, टकराकर आवाज़ का लौटना। 34 मीटर दूरी को 2 हाफ पार्ट में बांट दीजिए, मतलब साउंड 14 मीटर गया और 14 मीटर आया, तो 1/10 सेकंड में ही हम सुन लेंगे। 14 का मतलब 17 मीटर गया, 17 मीटर आया, मतलब 34 मीटर हुआ। तो इसी वजह से जो है इसका आंसर 17 मीटर है। मैं फिर बता दूं, 340 मीटर का हमने 1/10 किया, ये आ गया डिस्टेंस 34 मीटर, और 34 मीटर को फिर 2 पार्ट में बांटा, आ गया 17 मीटर। यानी कि 17 मीटर डिस्टेंस पे अगर कोई आवाज़ मतलब एक दीवार है और हम बोलेंगे कम से कम, तो उतना दूर जाकर वापस आ जाएगा। तो परावर्तक सतह कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए, याद रखिएगा। और जब हम बात करेंगे पानी में, तो पानी में वही लगभग हो जाता है 75 या 70 मीटर के आसपास। इसका भी वजह बताएंगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक हो जाता है, मतलब सीधा सीधा जब दूध को वो जो हम मथते हैं है ना मक्खन बनाने के लिए, वो किस वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण, घर्षण बल के कारण, उष्मा बल के कारण। तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दूध से मक्खन अलग हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल का हिमांक क्या है। तो आई होप आपको पता होगा कि जल जो है वो बर्फ कब बन जाता है। ऑप्शन में क्या है, 0, -4, 4 और 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, क्वथनांक है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, हिमांक है, हिमांक का मतलब जिस पे बर्फ जम जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं कि इसका जो है क्या घनत्व सबसे अधिक होता है, किसका, पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद अधिकतम विचलित हो। देखिए प्रकाश वर्ण का मतलब वो कलर जो अधिकतम विचलित हो। तो आपको पता है कि जब एक प्रिज्म बनाएंगे हम लोग और उसमें लाइट क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सबसे कम डिवाइड होता है रेड, मतलब डिवाइड मतलब डेविएट हो जाता है, और सबसे ज़्यादा डिवाइड कौन होगा, वायलेट होगा, वायलेट का मतलब बैगनी। तो ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आ रहा होगा, बैगनी, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है, जनरेटर, एमीटर, मीटर और गैल्वेनोमीटर, मोटर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, एमीटर से करते हैं, या अमीटर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है वो कौन सा है। ऑप्शंस में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और जलवाष्प है। तो ये तीनों क्या है, टेम्परेचर बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जलवाष्प नहीं है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है। ऑप्शंस में देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख गया होगा, वेरी गुड। ये क्या है आपका, प्लास्टिक जो है वो एक तरह का क्या है, इंसुलेटर है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग। देखिए हम बता रहे हैं, नील्स बोर ने ही बताया था कि जो आपका एक सेल का न्यूक्लियस है उसके बाहर और इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। तो अलग अलग कक्षा में घूम रहा है तो उनका कोणीय संवेग क्या होगा, संवेग तो समझ रहे हैं, द्रव्यमान गुना वेग। तो उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था NH/2π, ठीक है, NH/2π ये फॉर्मूला दिया था कोणीय संवेग का, किसने, नील्स बोर ने, क्लियर। तो ये आप याद कर लेंगे, NH/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली सोडा किसका सामान्य नाम है। तो चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं इसको, किसका सामान्य नाम है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्राइट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। तो आंसर क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट को, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, NaNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं, क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है। पायरीमिडीन क्षार नहीं, क्षार का मतलब हो गया आपका बेसिक नहीं है। ऑप्शंस में क्या क्या है आपका, यूरेसिल है, थाइमिन है, साइटोसिन है और गुआनिन है। आंसर क्या होगा, गुआनिन जो है वो आपका पायरीमिडीन क्षार नहीं है, मतलब ये तीनों का तीनों क्या है आपका, पायरीमिडीन क्षार है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा बात कर ले गुआनिन का, तो याद रखिएगा गुआनिन क्या है, एक तरह का एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहा है। बाकी क्षार का मतलब बेस है, तो ये तीनों का है बेस है। नेक्स्ट है EDTA एक लिगेंड है। तो EDTA का अगर फुल फॉर्म जानना चाहें तो क्या होगा, तो याद रखिएगा इथाइलिन डाई अमीन ट्रेटा एसिटेट एसिड है आपका क्या, EDTA। और ये किसका लिगेंड नहीं है, तो आंसर में देखेंगे ऑप्शन में बाइडेंटेंट
पेंटाडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट और हेक्साडेंटेंट। तो आंसर क्या होगा, हेक्साडेंटेंट का लिगेंड नहीं पाया जाता है ईडीटीए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, जिसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, कागज के टुकड़ों का जलना, ये भी रिवर्स नहीं कर सकते, लोहे में जंग लगा है, इसको भी रिवर्स नहीं कर सकते। तो कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ये जब जब नमक डालेंगे तो गैस क्या होगा, हल्का हल्का निकलता ही चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, मतलब पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, अधातु है, जिसमें शाइन होता है। ऑप्शन में क्या क्या, सल्फर है, फास्फोरस है, बोरोन है और आयोडीन है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आयोडीन ऐसा है जिसमें क्या है, धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत का मतलब हो गया नवीन ऊर्जा स्रोत, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहते हैं। ऑप्शन में देखिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब समय आने पर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन में आंसर क्या है, पवन जो है वो है क्या आपका गैर परंपरागत स्रोत या नवीकरणीय स्रोत आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला किस, जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, वह कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में क्या है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। आंसर क्या होगा, एंथ्रासाइट वह सर्वोत्तम कोयला है जिसमें कि कार्बन का परसेंटेज 80 to 95% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए सारा का सारा डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो ये तो बहुत कम है। 96 में तो पानी खौलने ही लग जाता है, 98 में तो ये तो गलत है और ये भी गलत है, 81 भी गलत है। आंसर क्या होगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस। और जब हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट सही होगा, डिग्री सेल्सियस नहीं। और डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस शरीर का, मानव शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन के क्या थे, एक नेता थे, प्रमुख नेता थे, प्रखर नेता थे। तो ऑप्शन में सी दिख रहा होगा आपको, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कभी हुआ करता था जब बिहार झारखंड कंबाइंड था तो माइका का था, अब्रक का, बट अभी आज के डेट में ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, इरिलेवेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का अभी वर्तमान में कोई आंसर नहीं दिया जाएगा, नन ऑफ दिस कह सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए? तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि स्वनिधि योजना का शुरुआत कब से हुआ है। तो इसका शुरुआत हुआ है 2020 में। ठीक है, जून 2020 में हुआ है। तो 20 से 21, 22, 23 कंप्लीट हुआ होगा, मतलब 3 साल हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर क्या है, ए नंबर आंसर क्या है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो देखिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का टारगेट 2024, ए नंबर ऑप्शन सही है, 2024 तक का टारगेट रखा गया इसको स्मार्ट सिटी बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन उन 5 राज्यों में नहीं है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो याद रखिएगा ये जो आपका इंडियन मेरिडियम, जो स्टैंडर्ड मेरिडियम है, मतलब जो समय रेखा है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें कि एक आपका क्या है, यूपी है, ठीक है, फिर क्या है, एमपी है, फिर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और नीचे क्या है, आंध्रा है। ठीक है, तो आंसर में देखेंगे बिहार कहीं नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार होगा, सॉरी डी बिहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अगेन देखिए संविधान सभा का उपाध्यक्ष पूछ रहा है और आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, और एच.सी. मुखर्जी का फुल फॉर्म क्या है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका नाम है। ये क्या है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति, और ऑप्शन में क्या है, वही जिन्होंने कि पर कैपिटा इनकम निकाला होगा। ऑप्शन में क्या क्या है आपके पास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, जे.वी. जोशी है, डी वाचा है, दादा भाई नौरोजी है। और आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी पर, या ये कह लीजिए कि इकोनॉमिक आकलन पर जो है काम किया था। और इनके द्वारा उस टाइम जो पर कैपिटा इनकम था यानी कि प्रति व्यक्ति आय जिसको कह सकते हैं, वो था आपका कितना, 20 रुपये था। ये भी क्वेश्चन में कहीं पूछा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा जो आकलन किया गया था राष्ट्रीय आय का गणना, वो क्या था आपका, 20 रुपये था। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश के थे? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो पहला महासचिव था उनका नाम था ट्रिग्वे ली। ठीक है, क्या नाम था, ट्रिग्वे ली। और वो किस देश के थे? ऑप्शन से फिनलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, नॉर्वे। आंसर क्या होगा, नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार दी थी? तो देखिए जब आप एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे ना, एसएससी का, हालांकि अब तो ये खत्म हो गया रूल, पहले ये था कि एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने पर आप उस जगह पे जाते थे डीवी करने के लिए। कहाँ जाते थे डीवी करने के लिए? ऑप्शन में देखेंगे, जब आप सेंट्रल रीजन से हैं तो डीवी करने जाएंगे इलाहाबाद। और मैं ये पार्क गया हूँ, इस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क है। ठीक है, और इसमें चंद्रशेखर आजाद का वो मूर्ति भी बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि पुलिसकर्मियों द्वारा घेरे जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली कहाँ मारी है? तो इलाहाबाद में, जहाँ एसएससी का डीवी होता था। ठीक है, और उस पार्क का क्या नाम है? उस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस क्या क्या है, फ्रांसीसी है, जर्मन है, ब्रिटिश है, कनाडाई है, यानी कनाडा से है। तो ऑप्शंस में है आपका रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है, और रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। तो आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सोमगो झील जो है वो कहाँ है? सिक्किम में है। जब हम सिक्किम की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसकी राजधानी गंगटोक है। एरिया वाइज जो है सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका क्या है? गोवा है। और
पॉपुलेशन वाइज जो सबसे छोटा राज्य वो क्या है आपका, सिक्किम है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किन के नाम पे दर्ज है। ऑप्शंस क्या क्या है, डी गुकेश है, विश्वनाथन आनंद है, जे एन गोपाल है, परिमार्जन नेगी है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी गुकेश के नाम पे है सबसे कम एज में जो है ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन है 6 से 14, 7 से 15, 6 से 15, 18 से 15। आंसर क्या होगा, 6 से 14 साल तक जो है सर्व शिक्षा अभियान भी है, साथ ही साथ जो आपका संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट का 11वां पॉइंट, ये सभी क्या है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो जब बात कर रहे हैं राज्य चुनाव आयुक्त की, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा। ऑप्शन में है मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो आंसर क्या होगा, राज्यपाल करेंगे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है। यानी कि सीधा सीधा कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्थान है वो किस शहर में। ऑप्शन में नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल और गुवाहाटी। आंसर क्या होगा, देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या हेडक्वार्टर कह लीजिए। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन में है रहने का स्थान, मृतकों का टीला, बाजार स्थल और पसंदीदा शहर। आंसर क्या होगा, वेरी गुड, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का क्या है शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन क्या क्या है, फाहियान है, इत्सिंग है, अलबुरुनी है, ह्वेनसांग है। तो देखिए हर्षवर्धन है तो ह्वेनसांग है, हमने ऐसे याद कर रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा हर्षवर्धन क्या, ह्वेनसांग। और बात करेंगे ह्वेनसांग कब आया था, तो याद रखिए हर्षवर्धन का शासनकाल था लगभग 630 एडी के आसपास। 630 एडी के आसपास चलें तो थोड़ा सा इससे पीछे चलें तो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चलकर मोहम्मद पैगंबर साहब गए, जिसको कि हम लोगों ने हिजरी संवत की शुरुआत मानी थी। ठीक है, फिलहाल बात कर लें ह्वेनसांग का 630 में हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मंत्रियों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शंस में है शहरी खेल अवसंरचना योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना, राजीव गांधी खेल अभियान और खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो देखिए आपने अभी जस्ट नाम सुना होगा खेलो इंडिया कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई है, 2018 में हुई है। और खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है वो 3 गेम को मिलाकर हुआ है। कौन कौन सा, पहला तो ये है राजीव गांधी खेल अभियान योजना, ठीक है, शहरी खेल अवसंरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना, इन तीनों को मिलाकर बना है आपका खेलो इंडिया कार्यक्रम, 2018 में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। जब बात करें ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है, बात तो सही है। उत्तरी अमेरिका का यूएसए, एशिया भारत में और अफ्रीका कांगो। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सुमेलित चाहिए, सबसे बड़ा देश। तो क्या अफ्रीका में कांगो सबसे बड़ा देश है, नहीं है। एशिया में क्या भारत है, बिल्कुल नहीं। उत्तरी अमेरिका में यूएसए नहीं है, कनाडा है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा देश है। एरिया के हिसाब से आप मैप भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 140 रुपये में बेची है, उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस x रुपया है तो प्रॉफिट x का x% हुआ है, x/100। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर कितना अमाउंट है, ये दोनों मिलाकर अमाउंट है 144 रुपया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। या तो आप इस तरह से इसको आप डिकोड करके बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका था कि ऑप्शन को ही देख लेते हैं। ऑप्शन अगर 180 है और 180% का लाभ होता तो गलत हो जाता, ज़्यादा डेटा है 144 ही चाहिए। 100 है और 100% का लाभ लेंगे तो भी 200 हो जाएगा। 80 है और 80% का लाभ लेंगे, क्योंकि जितना आपका सीपी है उतना ही लाभ परसेंट है। तो 80% का अगर लाभ लेंगे तो 80 का 80% क्या हो जाएगा 64, और 64 और 80 को ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका घड़ी का विक्रय मूल्य आ जाएगा 144। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। ऑप्शंस क्या क्या है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है। आंसर क्या होगा, देखिए चारों का चारों तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही शहर है, लेकिन इसमें सबसे पुराना क्या है आपका लोथल है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या है, लुम्बिनी है, सांची है, गया है और सारनाथ है। आंसर क्या होगा, आंसर है सारनाथ। ठीक है, गौतम बुद्ध जिनको कि जो बोधिसत्व प्राप्त हुआ था, या ये कह लें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में हुई थी, जिसको बोध गया कहते हैं आज के डेट में। और उन्होंने पहला जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की। ऑप्शंस में है थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज और ब्रह्म समाज। तो आंसर क्या होगा, याद रखेंगे ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और कब की थी, क्वेश्चन अगर ये पूछे तो याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी आपका 1875 में। कब हुआ था, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे। तो ऑप्शंस में है सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आंसर क्या होगा, बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। जबकि कांग्रेस की ओर से एकमात्र अधिवेशन में सेकंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था। तो देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए थे, कब हुए थे, 1906 में। ठीक है, कब हुए थे, 1906 में अलग अलग हुए थे। फिर 1907 में क्या हुआ था, 1907 में कांग्रेस में ही फिर नरम दल और गर्म दल अलग हो गए थे। तो ये टोटल कांग्रेस 3 पार्ट में जो बटी थी, ये तीनों पार्ट जाकर कहाँ सेम हो गए थे, 1916 में। ठीक है, जब होम रूल लीग मूवमेंट आया है ना, एनी बेसेंट और तिलक साहब के प्रयास से जो है सारा का सारा गर्म दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ हो गए। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। तो सामन कमीशन की बात हो रही है, याद रखिएगा अभी 2 सेट पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इसी को श्वेत कमीशन कहा गया था। इसमें टोटल वहाँ के कैबिनेट के 7 सदस्य थे। क्लियर, सामन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 1927 में, लेकिन इंडिया आते आते ये कब आया भारत में, 1928 में आया। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1930 में भारत के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1-2 सेट पहले हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था, किसान आंदोलन में, बिहार में किसान आंदोलन से रिलेटेड कौन है। ऑप्शन में देखिए सी आर दास,
मुजफ्फर अहमद, स्वामी सहजानंद और राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद जो थे वो क्या थे, 1930 के आसपास बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? आई होप सो आप लोगों सबको इनका आंसर पता होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब्राहम लिंकन का कहा हुआ है ये, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन में मेरे हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस है ना। चेंजेस क्या है इसमें? संविधान दिवस कब मनाया जाता है जब क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 26 नवंबर, ठीक है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 ये होता। तो कब मनाया जाता है जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 26 नवंबर को हर साल जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो देखिए भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से रिलेटेड थे और संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड थे। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है जिसका फॉर्मेशन 1953 में जस्टिस फजल अली के शासनकाल में हुआ है, मतलब जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में हुआ है, और जो इसका रिपोर्ट आया था तो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें फिर क्या हो गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर का संबंध जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको SRC कहते हैं इससे रिलेटेड नहीं है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शंस में क्या क्या है? 2, 3, 4 और 5। तो याद रखिएगा प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा उसमें जस्टिस 3 प्रकार के बारे में बात किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी? तो कानूनी अधिसत्ता के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शंस में हॉब्स, लॉक, रूसो और T.H. ग्रीन। याद रखिएगा ये सभी क्या हैं? विचारक हैं, है ना, फिलोसफर्स हैं। तो कानूनी अधिसत्ता के बारे में बताया है किसने? हॉब्स ने। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है आपका? एक तो है राज्य सूची द्वारा, तो यस राज्य सूची पे राज्य का राज्यपाल बना सकता है, मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। सबसे पहले अध्यादेश क्या होता है वो समझिए, जब लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, स्टेट की बात कर रहा है तो विधानसभा या विधान परिषद समझिए, जब सेशन में नहीं हो और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना हो तब जाकर जो है अध्यादेश आता है। और अध्यादेश राष्ट्रपति के लिए कौन सा है? 123 में है। और जब हम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो ये 213 में है। ये 123 आर्टिकल है, 213 भी आर्टिकल है। और कह रहा है कि अध्यादेश जारी किस जो है मतलब टॉपिक पे कर सकता है। तो राज्य सूची में जो रिलेटेड है वो राज्यपाल तो कर सकता है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं हम लोग क्या है। समवर्ती सूची पे भी कर सकता है। देखिए समवर्ती सूची मतलब वैसा टॉपिक जिस पे राज्य और केंद्र दोनों एक साथ कानून बनाता हो। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिखेगा, राज्य एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश क्या है? राज्यपाल ला सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित कर सकता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? प्रेषित करने का मतलब जो रेजिग्नेशन है वो किसको देगा? तो ऑप्शन में देखेंगे क्या है आपका? उपाध्यक्ष को देगा। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाता है? तो आई होप सो आप देखेंगे पार्षद, आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र, सांसद और संसद और वार्ड। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वार्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही दे होगी? डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है और डीपीएसपी में बता रहा है कि जब आप उसको अप्लाई करेंगे तभी जाके वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो एक निर्देश है। तो किसने कहा था? केटी साहब, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, ऑस्टिन ने। आंसर क्या होगा? केटी साहब ने ये सेंटेंस कहा था डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? देखिए इस चारों ऑप्शन में ही आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर होगा भूपेंद्र भाई पटेल। क्लियर? भूपेंद्र भाई पटेल ने या भूपेंद्र पटेल ने, आप ऐसा भी कह सकते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो याद रखेंगे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में 2 ही ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। पहला वाला जिसको हम शुक्र कह रहे हैं और सॉरी बुध कह रहे हैं, और दूसरा वाला जिसको शुक्र कह रहे हैं। पहला दो जो सीक्वेंस में सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग उनको क्या है? एक भी प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? हिंदी क्या कमाल है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, समवर्षा रेखा, यानी कि बराबर वर्षा में। हालांकि इसको इंग्लिश में आइसोहाइट कहते हैं, स्पेलिंग है ISOHYET, ठीक है। आइसोहाइट हो सकता है इंग्लिश में ही लिखकर इन फ्यूचर में या एग्जाम में आपको दे दे, तो ध्यान रखिएगा। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यानी कि दक्षिण अमेरिका का यह चारों का चारों देश है और दक्षिण अमेरिका के इस चारों देश में सबसे बड़ा वन कहाँ है? तो याद रखिएगा अमेजन का वन कहाँ? ब्राजील में। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुरादाबाद जो कि यूपी में है वो किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए फेमस है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका पीतल। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, पीतल के लिए मुरादाबाद क्या है आपका? फेमस है, ठीक है। अब बात करेंगे पीतल, तो याद रखिएगा पीतल क्या है? मिश्र धातु है। किससे किससे मिलकर बना है? तांबा और जस्ता से मिलकर बना है क्या? पीतल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तांगनिका झील कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। तो आंसर क्या होगा? तांगनिका झील है स्थित कहाँ? अफ्रीका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो मैप में एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ। आप लोग एक बार वर्ल्ड मैप अपने घर में रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन मैप से रिलेटेड आता है तो एक बार उसकी तरफ निगाह जरूर डालिए। बांग्लादेश किसके साथ अपना सीमा बनाएगा? देखिए लाओस, भूटान, चीन नहीं बनाएगा। आंसर क्या होगा? म्यांमार से बनाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 क्या कह रहा है? निवेशी जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि ICRA का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ऑप्शंस में है मुंबई, बैंगलोर, गुरुग्राम और चेन्नई। आंसर क्या होगा? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुरुग्राम है। गुरुग्राम मतलब हरियाणा, गुड़गांव की बात हो रही है। नेक्स्ट है 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, देखिए दोनों नॉर्थ के बारे में बात कर रहा है, कौन सा देश स्थित है? तो हमने अभी लास्ट सेट के कुछ क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो इंडिया का है वो 8 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ जो दक्षिणतम बिंदु है, और उत्तर में लगभग 37 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इंडिया है। इसी अक्षांश के बीच में कौन सा है? इंडिया है एक कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में क्या क्या है? नीलगिरी है, मालवा पठार है, सह्याद्री है, अन्नामलाई है। आंसर होगा सह्याद्री को, मतलब महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है, ऑप्शंस में देखेंगे महानदी, गंगा, नर्मदा, कावेरी। ये वो नदी है जो अरब सागर में गिरती है, यानी कि वेस्ट की ओर फ्लो होता है इसका। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है। तो दक्षिणी गंगा कौन सी होगी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है हमारा। गंगा, गोदावरी, सिंधु, महानदी। ऑप्शंस में क्या है? गोदावरी है, जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। और एक सेट में मैंने ये क्वेश्चन एरर किया था, तो मैं फिर से उसको क्लियर कर दूं कि गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र से है। ठीक है, मैंने एमपी कह दिया था बाय मिस्टेक। इसका उद्गम कहाँ है? एमपी में नहीं है, बल्कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एमपी में किसका है? नर्मदा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। तो याद रखेंगे मयूरभंज जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में है। कौन? मयूरभंज क्षेत्र। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर, ज्वार, मसूर और रागी। तो तूर दाल का दूसरा नाम है अरहर दाल। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है कि उत्तरी जो आपका भारत का मैदान है वहाँ पे मृदा किस तरह का है। तो आपको पता है कि उत्तरी भाग में जो है रिवर का जो बेसिन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग को देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ये जो है उत्तरी भारत में इसका जो है प्रतिशत ज़्यादा है। नेक्स्ट है डैश डेटा बुक, भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो ऐसा दस्तावेज जो लुप्त प्रजातियों के बारे में बात कर रहा हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रेड डेटा बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी रेड डेटा बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार मांग वक्र क्या है? अच्छा, बाजार मांग का मतलब एक मार्केट में जो आम आदमी है उसके द्वारा जो डिमांड रेज होता है उसको हम बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, क्षैतिज योग का मतलब एक्स एक्सिस पे, उदग्र योग का मतलब वाई एक्सिस पे। तो क्षैतिज योग ऐसे बढ़ते चला जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका क्या हो गया? डिमांड मांग वक्र हो गया। ठीक है, बाजार मांग वक्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? ऑप्शन में देखिए आपको बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। क्वेश्चन बनाने वाला शायद भूल गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार शपथ लिया है, 14 में भी, 19 में भी। लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और ये पूछा गया है 2014 इलेक्शन के बाद। तो 2014 इलेक्शन के बाद पहली बार विदेश यात्रा में मोदी जी कहाँ गए थे? ऑप्शन नंबर बी भूटान गए थे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 11 जुलाई, 11 अप्रैल, 11 अगस्त और 11 जून। आंसर क्या होगा? विश्व जो आपका जनसंख्या दिवस है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से है? आई होप सो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। आंसर है आपका गुजरात। ठीक है, गरबा कहाँ है? गुजरात है। ठीक, और महाराष्ट्र में क्या फेमस है? लावनी फेमस है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए अभी लास्ट सेट में पढ़ा था हम लोगों ने, वर्मी कल्चर किससे है? केचुआ से। और मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपीकल्चर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज की गई थी किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, विलियम हार्वे द्वारा और लुई पास्चर द्वारा। तो लुई पास्चर देखिए पॉस्चराइजेशन प्रोसेस से, विलियम हार्वे आपका रक्त परिसंचरण तंत्र से। तो रॉबर्ट हुक आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉस्चराइजेशन है एक, क्या कह रहा है? निम्न ताप उपचार, भाप उपचार, उच्च ताप उपचार, निम्न और उच्च ताप उपचार। ऑप्शन नंबर सी डी सही होगा, क्योंकि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग दूध को गर्म करते हैं और फिर अचानक से उसको ठंडा करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉस्चराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? मतलब जब हम सांस लेते हैं तो किस अंग से पहला जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है? और आप देख सकते हैं मुंह, नाक, त्वचा, कान। तो आंसर क्या होगा? नाक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है, क्या शुरू होता है? दाहिना निलय, दाहिना आलंद, बायां निलय और बायां आलंद। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बायां आलंद शुरू होता है क्या? महाधमनी के शीर्ष पर। ठीक है, या महाधमनी बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होता है। नेक्स्ट है, भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है? भ्रूण यानी कि बच्चा को जन्म देना क्या कहलाएगा? ऑप्शन में रोपण है, निषेचन है, अंडोत्सर्जन है और प्रसव है। तो आंसर क्या होगा? प्रसव होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन कहता है फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल, है ना? जंग है और जंग में जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। ऑप्शंस में है न्यूटन, मेंडल, डार्विन, आइंस्टीन। आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एड्स डैश जनित रोग है? तो एड्स एक वायरस जनित रोग है। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। तो एड्स क्या है? एक वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनिए। ऑप्शंस में क्या क्या है आपका? गेंदा है, आलू है, ब्रेड मोल्ड है और अदरक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ब्रेड मोल्ड है, जिसको कि क्या कहेंगे? पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधा। नेक्स्ट क्या है आपका?
विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, कौन सा होता है? सूखा रोग, बेरी बेरी, रतौंधी और टीबी। देखिए रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन दो अलग अलग क्वेश्चन मर्ज हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग है यहाँ पर। किसके द्वारा ओजोन स्तर अपघटित होती है, मतलब टूटती है, तो ये होगा आपका कौन सा? सीएफसी होगा। और पूछ रहा है कि गैस एजेंसियों द्वारा जो सिलेंडर में भरा जाता है वो किस रूप में भरा जाता है, मतलब किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा, गैस जो सिलेंडर के अंदर में है वो द्रवित रूप में है, ठीक है, गैस रूप में नहीं है, घोल के रूप में नहीं है। जब बाहर आता है तो वो गैस हो जाता है, तो हाई प्रेशर पे उसको भरा जाता है। वैसे एक नज़र में कहें तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सीधा सीधा क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ऐसा ही मात्रक में वोल्ट्जमान नियतांक का मान क्या है? तो देखिए वोल्ट्जमान नियतांक जो है उसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 10⁻⁻23, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों का दोनों क्या दे रहा है आपका? -23 दे रहा है। दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। 1.38 × 10⁻23, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब वेग समय का ग्राफ एक सीधा लाइन हो, सीधा लाइन का मतलब देखिए ऐसा ग्राफ है, ये सीधा है। सीधा का मतलब है कि आपका वेग क्या है? आपका सेम है, ठीक है। और क्या करें, एक सीधी समय अक्षांश के समानांतर है, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है ऐसा। ये अक्षांश मतलब एक्स एक्सिस के समानांतर है ये, तो ये समानांतर होने का मतलब है आपका वेग जो है बदल नहीं रहा, वेग क्या है? सेम है। तो आपसे पूछ रहा है त्वरण के बारे में, तो याद रखिएगा अगर वेग में चाल में परिवर्तन हुआ ही नहीं तो त्वरण क्या होगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखिएगा रॉकेट ऑप्शंस में दिख रहा है, द्रव्यमान संरक्षण, वेग, ऊर्जा, संवेग। आंसर क्या होगा? रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पे काम करता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। ऑप्शंस में है चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, तो ये दोनों तो ठीक है होगा। खिंचाव मुक्त रबर बैंड, उपयुक्त सभी। तो अगर ये दो है तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, उपयुक्त सभी सही होगा। गतिज ऊर्जा का मतलब कोई भी स्थिति, कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है मूवमेंट में हो, तो चार्ज कण जब होगा तो मूवमेंट में होगा। चलता हुआ कार और खिंचाव मुक्त रबर बैंड। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ये ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। तीव्रता के बारे में कह रहा है, ऑप्शन में है आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और चाल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आयाम, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किससे मेजरमेंट होती है? आयाम से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होगा। तो याद रखिएगा जहां वजन के बारे में बात कर रहा है, तो चंद्रमा की सतह पर जो वेट होगा, वजन होगा, वजन का मतलब mg के बारे में बात कर रहा है, वो पृथ्वी के वजन का छठा भाग होगा, क्योंकि वहाँ g क्या है? 1/6 है अर्थ का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही होगा। नेक्स्ट है, प्रत्यास्था गुणांक सॉरी मापांक की एसआई यूनिट क्या है? तो प्रत्यास्था मापांक का जो है एसआई यूनिट होता है प्रेशर वाला, ठीक है। प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर का होगा पास्कल, ठीक है। यही क्या है आपका? प्रत्यास्था मापांक का क्या है? एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? मतलब जो शाइनिंग होता है वो किस कारण से होता है? तो परावर्तन, अपवर्तन, ये दोनों तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यही होगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो है पानी का बुलबुला क्या होता है? शाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। सबसे पहले जान लीजिए कि बाइक में जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला जो मीटर होता है उसी को ऑडोमीटर कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कंपास किससे रिलेटेड है? वेरी गुड, आंसर क्या होगा? डायरेक्शन से रिलेटेड है क्या? कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, वह क्या है? यानी आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो उसमें घुलने का क्षमता कम हो जाए। जनरली ठोस में, द्रव में और धातु में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घुलने का क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन गैस ऐसा है जिसमें कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो घुलने का क्षमता घट जाता है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधातु कौन सा है बताना है। तो याद रखिएगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जिसकी संयोजकता 1, 2, 3, हालांकि और जो बाह्य इलेक्ट्रॉन, कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम कंसिडर कर सकते हैं। 1, 2, 3 हो तो वो धातु होता है। तो जैसे है क्या आपका? सोडियम धातु है, ये आपका फ्लोरीन जो है ये आपका जो है अधातु है, याद रखिएगा, ठीक है। कॉपर हो गया और ये फेरस हो गया, फेरस हो गया आपका कौन सा? आयरन, ठीक है। और ये कॉपर है, ये भी आयरन मतलब ये भी धातु है। तो ये जो F दिख रहा है फ्लोरीन, ये 17वां नंबर का जो है जो आवर्त होता है ऊपर से नीचे वाला, उसका ये तत्व है। और ये क्या है आपका? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन सा? फ्लोरीन है, तो ये अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो द्रव्यमान सबसे अधिक आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन पूछ रहा है न्यूट्रॉन, ट्रिटियम, अल्फा कण और ड्यूटेरियम। देखिए अल्फा कण किसको करता है आपका? अल्फा कण है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें 1 प्रोटॉन है। ट्रिटियम आपको दिख रहा होगा, ये है आपका H13 है, इसका ये मास है, क्योंकि हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक हैं आपका, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ट्रिटियम का वेट जो होता है वो 3 प्रोटॉन के इक्वल में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? बी यानी बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम Al, इनमें से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा? ऑप्शंस में क्या क्या है आपका? बोरॉन है, मतलब ऑप्शन तो यही है क्वेश्चन में। आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बोरॉन जो होता है इसका आपका क्या है? बोरॉन क्या है? इसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा। कभी इसको डिटेल में बताएंगे। आयनन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, है ना, जो भी आपके कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी अधिक लगेगी उसका आयनन विभव उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? ऑप्शंस में है पित्तरस अम्लीय है, मेरे हिसाब से यही गलत होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर आमाशयी रस में अम्ल होता है, बिल्कुल ये HCl इसको कहते हैं। और पित्तरस क्षारीय, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या है? गलत है। याद रखिएगा बाइल जूस जो होता है वो क्या होता है आपका? क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। और होता है किसके द्वारा? स्राव होता है लीवर के द्वारा।
नेक्स्ट अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है, एक संयुग्मी क्षार है, ना तो अम्ल है ना क्षार है, अम्ल और क्षार दोनों है। आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अमोनियम जो है आयन जो है वो क्या है? एक अम्ल है, एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक। देखिए सबसे पहले इसमें क्लोरीन का अगर ऑक्सीकरण निकालेंगे तो पोटेशियम का प्लस में 1 है, Cl को Cl ही रहने दीजिए, ऑक्सीजन का माइनस में 2 होता है और इंटू 3 है तो -6 हो जाएगा। यानी यहाँ से आ गया आपका +1 और -6, तो ये हो गया कितना आपका? -5, जो इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो क्या होगा? 5 होगा। मतलब यहाँ पर क्लोरीन का क्या है? 5 है, यहाँ पर क्लोरीन का क्या होगा? +1, ठीक है, और क्लोरीन का नहीं मालूम इज इक्वल टू 0, तो Cl का यहाँ हो जाएगा आपका -1। तो 5 से लेकर -1 तक ऑक्सीकरण संख्या ट्रेवल किया है। तो आपको दिख रहा होगा ये कितना घटा है, कुछ लोग कहेंगे 4 घटा है, गलत हो जाएगा। 5 से -1 तक आने के लिए हम लोगों को 6 का डिक्रीजमेंट चाहिए, तो आंसर क्या होगा? 6 क्या होता है? घट जाता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका आप वापस इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे निकालना है। ये निकलता है संयोजकता की संख्या पे, और जिसका ऑक्सीकरण निकालना है उसको जो है सेम रहने देते हैं और इक्वल टू में 0 लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय होने को रोका जा सके? यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है यह लेपन के बारे में। ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए जिंक, कैल्शियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? जिंक इसका आंसर होगा। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग को जिंक का लेपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है जो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन में कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया जाता है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है। जनरली लोगों को पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर क्या नजर आता है आपका? ऑप्शंस में क्या क्या है? प्लास्टिक है, रेयॉन है, नायलॉन है और पॉलीस्टाइरीडिन है, ठीक है। आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका आंसर है आपका नायलॉन। नायलॉन जो है तैयार किया गया है, कोयला, पानी और हवा में तैयार किया जाता है कौन? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? कई सारे लोगों ने छोड़ा, लेकिन बिहार के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र कुमार, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? राजेंद्र कुमार ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, है ना, असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? बिहार में तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन में सिंहभूम, रुद्र सागर, रांची और बरौनी। आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, आंसर है बरौनी, और यही मेरा क्या प्लेसमेंट है अपने जॉब का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस में है अयोध्या, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। आंसर क्या होगा? गाजियाबाद इसका आंसर है। फसाई का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्वास्थ्य मंत्री दिख रहा होगा, कौन? मनसुख मंडाविया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चार्टर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? ऑप्शंस में क्या क्या है? 2025, 2028, 2030 और 2035। आंसर क्या होगा? आंसर है 2030 तक भारत संयुक्त यूएई का, है ना, जहाँ पे क्या है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कह लीजिए यूएई में है, का सबसे बड़ा क्या है आपका निर्यातक देश बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कटक जो है निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? उड़ीसा के कटक में हुआ है। जिस समय इनका जन्म हुआ होगा उस समय उड़ीसा क्या था? बंगाल का एक हिस्सा था। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान आपको पता होगा 1699 शायद, सॉरी 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी लड़ते हुए। किससे? ये हुआ था आपका इंग्लैंडों से, ठीक है, ब्रिटिशर से लड़ते हुए इनकी जो है डेथ हुई थी 1799 में, 1699 में नहीं। और ये हुई थी कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, श्रीरंगपट्टनम से। तो टीपू सुल्तान का संबंध किस स्थान से है? श्रीरंगपट्टनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया है आपका पंचायती राज व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 40 सही होगा। अनुच्छेद 40 में जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो देखिए, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये दो युद्ध जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है आपका 1757 और एक है 64। पहला प्लासी हुआ था 1757 में और दूसरा 64 में क्या हुआ है? बक्सर का युद्ध हुआ है, ठीक है। ये हुआ किनके किनके बीच में था? तो बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना था, ठीक है। और दूसरा क्या था? अंग्रेजी कंपनी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वयी धर्म दीन इलाही, ठीक है, की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप सभी को पता होगा इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है अकबर के द्वारा किया गया, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, कल वाले सेट में यानी कि लास्ट सेट में मैंने आपको बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, ठीक है। दूसरा सबसे लंबा नदी कौन सा है? अमेजन है, ठीक है। और तीसरा जो है सबसे लंबा नदी कौन सी होगी? चाइना में नदी है, इनका नाम है यांगटीसी। क्या नाम है? यांगटीसी नदी, जो एशिया का सबसे लंबा और दूसरा का दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नदी है, जो कहाँ बहती है? चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई, इसका क्या नाम है? ऑप्शंस में है किसान कन्या, जंगल का जवान, आलम आरा और राजा हरिश्चंद्र। आंसर क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र जो पहला बोलता फिल्म है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आलम आरा जो है वो क्या है? पहला बोलता हुआ फिल्म है जो 1931 में आया है, और राजा हरिश्चंद्र पहला मूक फिल्म था। मूक का मतलब साउंडलेस था। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? याद रखिए, ब्रेक्जिट का मतलब हुआ ब्रिटेन से एग्जिट,
ठीक है, एग्जिट फ्रॉम ब्रिटेन, इसको ब्रेग्जिट बोला गया, यानी कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन ईयू से अलग होना के लिए जो है जनमत संग्रह हुआ था, इसको हमने ब्रेग्जिट कहा था। और ये कब हुआ है? अगस्त 2016, अप्रैल 2016, जून 2017 और जून 2016। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका जून 2016 में ब्रेग्जिट पर क्या हुआ था? जनमत संग्रह हुआ था और उसके थ्रू ही ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया था। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब शायद आना बंद हो गया है। 2020 या 2021 लास्ट था, तो 2020 में भारत का रैंक आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 63 जो है रैंक थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का। नेक्स्ट है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जापान के लोग काफ़ी फिट रहते हैं और फिट हम लोग डाइटिंग से हो सकते हैं। तो जापान की संसद का नाम है द नेशनल डाइट। क्या कहते हैं? द नेशनल डाइट जापान की संसद का नाम है। नेक्स्ट है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान लागू हुए सुधार का क्या नाम है? सुधार नहीं था, बल्कि ये क्या थी? बर्बादी थी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी किसके लिए जाने जाते हैं? हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, व्यक्तिगत सिद्धांत। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा सुधार था, पता नहीं क्या सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? ऑप्शन है एक सिंग वाला गेंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी और एशियाई चीता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाथी जो है वो क्या है? आपका राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है भारत का। तो ये हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी का यहाँ तक आने का के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।